इस वीडियो में आज आपके साथ मैं एक ऐसी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप शेयर करूंगा कि अगर उसके थ्रू आपका फ्रांस में एडमिशन होता है और आप स्टडी वीज़ा पे आते हो तो आपको अप टू 15,000 यूरो जो हैं वो मिल रहे होंगे एज अ स्टाइपेंड। और ये अमाउंट उस अमाउंट से अलग है जो कि आपको हाउसिंग सपोर्ट मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। और वो हाउसिंग सपोर्ट इस तरह मिलती है कि आप जो भी रेंट पे करते हो अपने कमरे का, गवर्नमेंट जो है वो उसके 20 से 25% आपको अमाउंट देती है एज अ सपोर्ट, ताकि आपकी हेल्प हो सके फ्रांस में रहने के लिए और आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए है जो कि या तो बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मुल्क में बैचलर्स की जो स्कॉलरशिप होती हैं वो बहुत कम होती हैं, सो ये स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि बैचलर्स की स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कि मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे फ्रांस। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपने अभी बैचलर्स भी नहीं किया और आपने अभी मास्टर्स भी नहीं किया और आप दोनों करना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए ये आ सकते हैं। लाइक आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका बैचलर जैसे ही कंप्लीट होगा स्कॉलरशिप के ऊपर तो आप फिर मास्टर्स पे भी ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो कि बैचलर्स या फिर दोनों बैचलर्स या मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर सिर्फ मास्टर्स करना चाहते हैं। तो अगर आप स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखते रहें, जिसमें मैं आपके साथ डिटेल से शेयर कर रहा हूँ कि कौन सी स्कॉलरशिप है, कैसे अप्लाई करना है, डेडलाइन कब है और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं फ्रांस के ऊपर काफ़ी डिटेल से कंटेंट बना रहा हूँ और मैं अपनी जो है यूट्यूब चैनल पर उसको शेयर भी कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रांस आने के लिए तो चैनल को जाके देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई एम श्योर कि अगर ये सारी टिप्स और ये सारे प्रोसीजर्स आप अप्लाई करेंगे तो आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी और आप अपने आप को रीलोकेट कर पाएंगे फ्रांस में आने के लिए। ओके, सो लेट्स जंप टू द वीडियो नाउ। सो जिस स्कॉलरशिप की मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं एमिली बॉटमी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप बहुत फाइनेंशियल नीड भी है और ये मेरिट बेस्ड भी है। तो लेट्स से अगर आपकी जो है प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपका CGPA वगैरह अच्छा नहीं है तो आप नीड बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। नीड बेस का मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप अफोर्ड कर सके फ्रांस में रहना और फ्रांस ट्यूशन फीस देना वगैरह, तो तब भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है फाइनेंशियल नीड बेसिस पे। और अगर लेट्स से आपकी फाइनेंशियल नीड है लेकिन फाइनेंशियल नीड नहीं है लेकिन आपका मेरिट बन रहा है तो फिर भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटीज़ का क्या है, कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस स्कॉलरशिप में ऐसा कोई एज लिमिट नहीं लिखी हुई, ठीक है। यानी मतलब ये है कि आपका कोई मसला नहीं है अगर आपका एज कोई डिफरेंट है, कोई ज़्यादा है या कोई गैप है, क्योंकि यहाँ पे इन एलिजिबिलिटीज़ में स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप के बारे में कोई कुछ मेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया था कि जो फ्रांस में है मास्टर्स के दो तरीके होते हैं, या तो मास्टर 1 होता है या फिर मास्टर 2 होता है, ठीक है, या फिर होता है मास्टर जो कि दोनों सालों पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये स्कॉलरशिप जो है आपको एक साल के मास्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, आपका जो मास्टर 2 सालों का होगा उसी के लिए अवेलेबल होगा। अगर आपको पता नहीं है कि मास्टर 1 और मास्टर 2 में क्या डिफरेंस है तो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा वो चीज़ें रिपीट करूँ जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरी चीज़, वो लोग जो ऑलरेडी PhD में इनरोल्ड हैं या फिर अपनी PhD कर रहे हैं तो वो इनएलिजिबल होते हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। आप बाकी जो इनएलिजिबिलिटीज़ हैं वो जाके ज़रूर खुद देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी सिंपल हैं और आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या इसमें मसला नहीं है। एज लिमिट का कोई मसला नहीं है, आपकी जो मास्टर डिग्री है वो 2 साल की होनी चाहिए, 1 साल की अगर वो आप इनरोल करते हैं तो फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर अगर ऑलरेडी आपने मास्टर्स किया हुआ है PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अवेलेबल नहीं है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये अमाउंट और लेंथ ऑफ द स्कॉलरशिप क्या होती है, ठीक है। अमाउंट जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बैचलर्स की डिग्री की प्रोग्राम की जो है प्रोफाइल फाइनेंशियल अमाउंट आपके सामने खोलता हूँ तो इसका मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन 3 सेट कैटेगरीज़ हैं कि आपकी प्रोफाइल किस कैटेगरी में लाई करती है, और ये जो है इवेल्युएट करेगी ये आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको बताएगी। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने अपनी प्रोफाइल पे काम इस तरह अच्छा करना है कि आप सेटिस्फाई कर सकें कि आपको सबसे हाईएस्ट अमाउंट मिलेगी तो अभी आप इस स्कॉलरशिप पे आ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि किस तरह करना है। तो ये आपको एक जो कैटेगरी है वो बैचलर्स के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये 14,720 रुपया देगा आपको यूरोस। दूसरी कैटेगरी ये होगा 9,500 और तीसरी कैटेगरी में 6,500 पर ईयर होगा, और ये 3 सालों के लिए है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांस और यूरोप में यूजली जो बैचलर्स के प्रोग्राम हैं वो 3 साल के होते हैं, तो ये 3 साल के लिए आपको पर ईयर दे रहे होंगे। तो अगर मैं अब आपको मास्टर्स के बारे में बताता चलूँ, मास्टर में यही अमाउंट आपको 13,100 यूरो मिला करेगी पर ईयर, क्योंकि मास्टर 2 साल का है तो ये 2 सालों के लिए आपको ये अमाउंट मिल रही होगी। 1 साल का मास्टर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पीछे वो सपोर्ट नहीं करता। अब इसमें अप्लाई किस तरह करना है,
है, अप्लाई करने से पहले आप ये माइंड में रखें कि इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ आप एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी रिजेक्शन हो जाती है तो आप इस स्कॉलरशिप में अगले साल दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपने माइंड में रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपने इसमें आराम से, सुकून से और आपने बुरी एफर्ट पुट कर दी है स्कॉलरशिप की अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक ही चांस है, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती अगले साल आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि बैचलर्स में इनरोल होना चाहते हैं, क्योंकि बैचलर्स की स्कॉलरशिप ऑलरेडी कम है, तो इस चांस को गंवाना नहीं है। ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रोफाइल पे काम ना करें और फिर आप जो है ना बस वो कोटा पूरा करने के लिए बस अप्लाई कर दें और फिर आखिर में कहें कि यार हमारी सिलेक्शन नहीं है। तो एफर्ट पुट करनी है ताकि अगर आप रिजेक्ट भी हों तो कोई सॉलिड रीज़न की वजह से हो, कोई ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट ना हो। अब चलें अब बात करते हैं कि इन प्रोग्राम की और स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इस वेबसाइट पे अभी जो है बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट नहीं हुई, वो अभी पुरानी ही शो कर है। तो आपने क्या करना है कि इन प्रोग्राम कमेटी को जो है वो आपने ईमेल कर देनी है और उनसे एग्जैक्ट टाइमलाइन पूछ लेनी है कि क्या है, क्योंकि वेबसाइट में अपडेटेड नहीं है। मास्टर्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि मास्टर्स की जो डेडलाइन है वो है अराउंड फरवरी। अगर आप यहाँ पे जाएं, ये तब है प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अभी स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो डिफरेंट है। तो इसमें आपने क्या करना है कि प्रोग्राम के साथ भी अप्लाई करना है और साथ में आपने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना होता है। अगर आप उसमें अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका फिर ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो है आपकी 11, यहाँ पे लिखी होगी डेडलाइन फॉर द मास्टर प्रोग्राम। स्टार्ट जो है वो सितंबर के एंड पे हो रहा है, जो कि डेडलाइन जो है वो 23 फरवरी है। लेकिन आप अगर जाएंगे स्कॉलरशिप के ऊपर तो स्कॉलरशिप की जो आपको डेडलाइन बता रहा होगा वो यहाँ पर देखेंगे तो वो है 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर इसकी स्कॉलरशिप की डेडलाइन है अगर स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और प्रोग्राम के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो है 23 फरवरी। और स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपका प्रोग्राम में एडमिशन होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि आपने जो अप्लाई करना है वो इससे पहले इनटेक में करना है। सो ये अभी आपको बता रहे हैं कि अगर आप 20 अक्टूबर से पहले अप्लाई करते हैं तो आपका जो डिसीजन है वो 19 दिसंबर को ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया इसमें तो फिर मुश्किल हो जाएगी बाकी इनटेक्स में अप्लाई करने के लिए। तो ये माइंड में रखना है। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि फ्रांस में बहुत सी चीज़ें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे एलिजिबल होता है, लेकिन वो आपको एडवांटेज होता है अगर आप पहले इनटेक्स में अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपने माइंड में रख लेना है। अब यही इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो बैचलर्स के लिए पूछ लेनी है कि क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या डेडलाइंस है और क्या टाइमलाइन है बैचलर्स के लिए। तो ये थी जो है इन्फॉर्मेशन, ये मास्टर्स के लिए है। और यहाँ पे अगर आप यूज़फुल टेस्ट में जाके देखेंगे भी तो वो यही कहेंगे कि आप आखिरी डेट तक सबमिट एप्लीकेशन के लिए इंतज़ार ना करें। रोलिंग बेसिस पे आपके एडमिशन हो रहे होते हैं। जितना पहले अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपका एडमिशन और सारा प्रोसीजर जो है वो हो रहा होगा। सो अपने आखिरी डेट तक अप्लाई नहीं करनी। इस वजह से मैं आपको पहले स्टार्टिंग से ही आपको ये बता रहा हूँ, अभी स्कॉलरशिप और अभी प्रोग्राम की टाइमलाइन शुरू नहीं हुई, ताकि अभी से आप काम करें अपने डॉक्यूमेंट्स में और जैसे ही वो शुरू होती है तो आप अप्लाई करना शुरू कर दें। सो चलें इसके बाद अब बात करते हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये दोबारा मैं आता हूँ और यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये हाउ टू अप्लाई मास्टर्स के लिए है। बैचलर्स के लिए अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं हुई। मोर और लेस जो है वो प्रोसीजर सेम होगा, डॉक्यूमेंट सेम चाहिए होंगे, लेकिन फिर भी कन्फर्मेशन के लिए आप प्रोग्राम वालों से आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही उन्होंने आपको ईमेल प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप अगर होम पेज पे जाते हैं सो इन्होंने स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये देखें, फिलिंग आउट दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा प्रोग्राम वालों के साथ। सो अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वापस आते हैं। तो पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम चूज़ करना है। प्रोग्राम चूज़ में वही चीज़ें हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ कि भाई मास्टर्स प्रोग्राम 2 साल वाला आपने चूज़ करना है, अदरवाइज़ फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। और तीसरी चीज़ जो है रेफरेंसेस, वो आपको प्रोफेसर से मिल जाएंगे। चौथी चीज़ जो है लैंग्वेज टेस्ट। अब लैंग्वेज टेस्ट आपका आइल्स वगैरह चाहिए, लेकिन इसके लिए एग्जाम्पशन भी अलाउड है। तो अगर आपने नहीं लिया तो उसका भी मसला नहीं है। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे देखें लैंग्वेज एग्जाम्पशंस पे, तो ये पूरे पेज में आपको बता देगा कि कैसे एग्जाम्पशन अलाउड है। तो लेट्स से यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एप्लीकेंट्स हैविंग स्टडीड एटलीस्ट 2 ईयर्स, ठीक है, आपका किसी भी इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके आपकी एग्जाम्पशन हासिल कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा लैंग्वेज एग्जाम्पशन टेस्ट। अगर आप आइल्स से इतना घबराते हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज टेस्ट से, तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन है एक्स्ट्रा, यानी आपकी सीवीज़ वगैरह होंगी, आपके जो है डिप्लोमास वगैरह होंगे, मोटिवेशन लेटर लिखना है। और आप आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एप्लीकेशन फ़ी, कि 150 यूरो है और काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई नो कि काफ़ी लोग आप में से इस 150 यूरो को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो गुड है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन लेट्स से कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि हम आपको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपका रेफ्यूजी स्टेटस है। ऑब्वियसली नहीं होगा मोर और लेस।
लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आपकी क्रूज़ की स्कॉलरशिप लगती है या फिर एक दूसरी स्कॉलरशिप है, वो है मास्टर कार्ड की आपकी स्कॉलरशिप, फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जो कि इन्हीं की स्कॉलरशिप है, अगर उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। तो अब इसका ओवरकम करने का, अगर आप 150 यूरो नहीं दे सकते, तो अब इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो फिर आप क्रूज़ की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। क्रूज़ की स्कॉलरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से होती है और वो आपको लगने के चांसेस होते हैं। जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में 1 यूरो मील बताई थी, तो वो क्रूज़ की स्कॉलरशिप के थ्रू ही होता है, उसमें अप्लाई करने का इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, वो आपको मिल जाती है, ठीक है। वो आपकी जो होती है सोशल स्कॉलरशिप होती है, वो भी फाइनेंशियल नीड पे ही होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं कवर करूँगा अपने आने वाली वीडियोज़ में कि किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है क्रूज़ की स्कॉलरशिप के लिए और क्या क्या आप कर सकते हो जिसकी बेसिस पे आपकी ये एप्लीकेशन फ़ी वेव हो जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोज़ में बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप इन्हीं के लिए, जो इन्हीं की दूसरी स्कॉलरशिप है मास्टर कार्ड की स्कॉलरशिप, उसके लिए एलिजिबिलिटी शो करवाएं, ठीक है। उसमें इसमें अप्लाई करें। इसकी वेबसाइट पे आप जाके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि तो ये दो तरीके हैं एप्लीकेशन फ़ी वे करने का, या तो क्रूज़ की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें या फिर मास्टर कार्ड की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको थोड़ी सी और डिटेल बता रहा हूँ। शायद मैं मास्टर कार्ड की स्कॉलरशिप को कवर ना करूँ, लेकिन मैं क्रूज़ की स्कॉलरशिप को डेफिनेटली कवर करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना चाहते तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है, ताकि आपको पता लगे कि आपने किस तरह जो है अपने आप को ये ओवरकम करना है एप्लीकेशन फ़ी का हर्डल, और किस तरह आपने अप्लाई करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको शायद इस वीडियो में मैं मिस कर चुका हूँ, और वो है ट्यूशन फ़ी, कि भाई आपकी ट्यूशन फ़ी है कि नहीं है। आप जब इसकी सिलेक्शन होगी प्रोग्राम में, स्कॉलरशिप तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, तो उसका क्या होगा ट्यूशन फ़ी का। तो मैं आपको बता दूं कि ट्यूशन फ़ी कवर नहीं करता ये स्कॉलरशिप, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इनका एक सेटअप है, वो ये है कि आपकी फाइनेंशियल नीड बेसिस पे आपकी ट्यूशन फ़ी ज़ीरो हो सकती है, जो कि बहुत रेयरली होता है। तो वो किस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर जाएंगे आप स्टूडेंट्स में, तो फीस एंड फंडिंग में तो क्या होता है, कैलकुलेट ट्यूशन फ़ी होता है, ठीक है। वो ट्यूशन फ़ी आपकी उस बेसिस पे चार्ज होता है कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करने का एक तरीका है, वो है लेट्स से यहाँ पर अगर आप जाएंगे अंडर ग्रेजुएट लेट्स से, तो यहाँ पे आपको बता देगा एनुअल रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है, कि आपके एनुअल रिसोर्सेज कितने हैं। आप इसमें लेट्स से अगर 1000 यूरो डालते हैं तो वो आपको ट्यूशन फ़ी जो है वो कैलकुलेट करके बता देगा कि भाई आपकी जो ट्यूशन फ़ी होगी वो 0 यूरो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ये आपसे प्रूफ मांग रहे होंगे, पूरे सारे आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं आपको, जो है जो फादर्स की या फैमिली की जो आपकी पे स्लिप्स हैं, एफबीआर से जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, टैक्स रिसीप्ट्स और इस तरह की चीज़ें, वो सारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होंगी। उसकी बेसिस पर आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो वेव हो जाएगी। सो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है इस स्कॉलरशिप का और इस प्रोग्राम का और इस इंस्टीट्यूशन का। स्कॉलरशिप तो कवर नहीं करती ये ट्यूशन फ़ी, बट आपका प्रोग्राम जो है वो ये आपको ऑप्शन देता है फाइनेंशियल नीड बेस पर आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो ज़ीरो हो सकती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं मिस कर चुका था वीडियो में। तो आई होप नाउ कि आपको इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स का आइडिया हो गया होगा कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं काफ़ी डिटेल्स से बाकी स्कॉलरशिप्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि चैनल के साथ एसोसिएटेड रहें, फीडबैक अपना लीव करें, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट आए, मुझे भी मज़ा आए आपको गाइड करने का, और आप लोगों का भी फ़ायदा हो कि आप लोग भी कुछ सीख रहे हो। सो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।